नमस्कारम, वंदे मातरम। आज योजना आयोग का दौर था। हमने देखा था पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने कल चर्चा किया था और उस हिसाब से किस प्रकार से नीति आयोग आई, योजना आयोग को जो एक्सचेंज किया नीति आयोग ने, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि क्यों आया। देखिए, अगर कोई भी सिद्धांत, कोई भी थियरीज आ रही है तो उसके कोई एक विशेष कारण है। उसका यूं ही नहीं वो आ जाता है, उसके कारण होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, उसके कुछ तर्क होते हैं। मुख्य तर्क योजना आयोग से जो नीति आयोग का ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिया गया है कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए सरकार जिसको लीड कर रहा था, इसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव असेंबली अलायंस बोलते हैं, जिसका आईआरसी अध्यक्ष था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये माना जाता था ताकि वो लीड करता था योजना आयोग को। तो माना ये जाता था कि जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है उसके साथ ये भेदभाव करती है। कैसे भेदभाव करती है योजना आयोग? ताकि क्योंकि देखिए उसका पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी था, वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखती थी। हर साल के जो बजट आता था तो उसमें वो चर्चा करती थी, उसमें वो इन्वॉल्व थी कि किस प्रकार से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए योजना के रूप में। हर एक स्टेट के मंत्रियों के पास किस प्रकार से पैसा जाना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज हो और सारी चीज़ें, देश का विकास हो। ये पहली बात तो ये कि ये समाजवादी मॉडल था। और ये समाजवादी मॉडल कहाँ से इन्फ्लुएंस था? इट इज इन्फ्लुएंस बाय यूएसएसआर, रसिया से इन्फ्लुएंस था और उसी के हिसाब से ये योजना आयोग काम कर रहा था। लेकिन इसके बारे में चर्चा होगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों यूएसएसआर के इस नियम को हटाया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंस थी और जरूरत थी। तो योजना आयोग फाइनेंशियल सब डिस्ट्रीब्यूट करता था तो माना जाता था कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे ज़्यादा दे रही है, जिस स्टेट में नहीं है उसको कम दे रही है। यही तर्क देके और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य थे। एनडीए की सरकार जब आई तो 1 जनवरी 2015 की स्थापना की, इसकी नींव रखी और 1 जनवरी 2015 तक। लेकिन इसकी शुरुआत देखिए, जैसे 2017 खत्म हुआ तो योजना आयोग का कार्यकाल था 12वीं पंचवर्षीय योजना, हालांकि उसका कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है, उसका कार्यकाल था। तो इसीलिए 17-18 से इसकी शुरुआत होती है और 17-18 से 20 तक इसका लक्ष्य बनाया था कि जो एक्शन एजेंडा प्लान है। देखिए 3 प्रकार के इसमें प्लान है। सबसे पहले जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 3 प्रकार से, ये 3 तरह से नीतियां बनाई गई। सबसे पहला ये है स्ट्रेटजी। जो इसकी स्ट्रेटजी है एक्शन एजेंडा, वो 3 प्रकार की। सबसे पहला है एक्शन एजेंडा प्लान है, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लान। एंड थर्ड इज विजन प्लान। इन तीनों के दायरे में ये काम करती है। 3 साल का है, 3 साल का है तो 18 से था ये, तो 17-18 19-20, तो 17-18 19-19 ये 3 साल मतलब 20 साल 2020 तक ये चलने की बात हो गई थी। और ये जो है 2024 तक। देखिए इससे भी काम हो रहा है हम लोग ये 3 साल का एनालिसिस करेंगे और इसके हिसाब से अपना 3 साल में रिपोर्ट देंगे। और ये क्या है, स्ट्रेटेजिक रणनीति बनाई जाएगी। इस प्रकार से ये जो एक्शन प्लान है इसके लिए 7 प्लान की रणनीति बनाई जाएगी और इसी के हिसाब से एक्शन प्लान के हिसाब से, इसी के हिसाब से रणनीति के हिसाब से इसमें काम किया जाएगा 7 साल में। और जो विजन प्लान है इसमें गोल तय किया जाएगा कि हमारा लक्ष्य इतना है, जैसे 15 साल का होगा विजन प्लान, और इसमें गोल तय किया जाएगा कि मैं 15 साल में जो इस समय है लगभग 32 इसमें इसका 15 साल है खत्म होगा, हम विजन प्लान को एनालाइज करेंगे। तो 31 और 32 तक इसमें देखा गया। तो इसमें ये देखा जाता है कि हम लोग का जीडीपी, देखिए जीडीपी का एक पिन पॉइंट होगा कि हमें इतने जीडीपी लाना है, हमें इतने रोजगार देना है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय करना है, इतना सामाजिक न्याय में व्यय करना है, इतना सरकारी चीजों में व्यय करना है, इतना रेलवे पे, मतलब ये सारी चीजें प्लान बनाई जाएंगी। उसके हिसाब से इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे काम हो और इस काम को एक्शन में लाया जाएगा 3 साल के। ये तो इसलिए प्लान हो गई। कोई भी नीतियां अगर आती है तो उसके कारण है, उससे कोई बेस है। देखिए अब आपको एक फार्मूला देते हैं, बहुत बढ़िया फार्मूला है। अगर कोई भी चीज आए, कोई भी चीज, नई चीजें अगर आ रही हैं मार्केट में या कोई भी योजना आ रहा है तो उसके कुछ कारण थे। तो उसके 3-4 देखिए फार्मूला है,
अप्लाई करें। ये है बेस, ग्राउंड, स्पार्क एंड स्टेबिलिटी। ये चार फार्मूला, इस चार फार्मूले की मदद से सर आप उसके बारे में हजारों वर्ड लिख सकते हैं। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड फार्मूला। अब हम देखते हैं कि बेस कैसे, जैसे कि इन्फ्लुएंस 1917 में जब रसिया जीतता है, जब रसिया जीतता है, रसिया का रिवॉल्यूशन हुआ और रसिया विजय हुआ, ठीक है। तो रसिया में किस प्रकार से उसकी क्रांति सफल हुई? उसकी क्रांति सफल हुई थी योजना के द्वारा है, इसीलिए इन्फ्लुएंस होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको अडॉप्ट किया था उसी के हिसाब से। लेकिन 1991 में क्या होता है, रसिया टूट जाता है। 15 देशों में रसिया टूटता है, उसमें जीत किसकी होती है? पूंजीवाद की। अमेरिका और रसिया में देखिए, अमेरिका पूंजीवादी था जो स्वतंत्र को मानता है, वो चाहता है कि बाजार में किसी का हस्तक्षेप न हो, मार्केट खुद अपने हिसाब से काम करे, और समाजवाद मानता है कि सरकार ही काम करे उसमें। तो समाजवाद से इन्फ्लुएंस था, इसलिए नेहरू ने समाजवादी मॉडल को अपनाया। लेकिन 1991 में टूटता है तो समाजवाद का जो विश्व है, समाजवाद का धारा टूट जाता है और फिर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की धारा की शुरुआत होती है। और इसी पूंजीवाद की धारा से शुरुआत से इन्फ्लुएंस होकर नीति आयोग की स्थापना हुई, और ये कैसे हुई इसके बारे में हम देखेंगे। होता क्या है कि 1991 में जब रसिया टूटता है तो पूंजीवाद की क्या होती है? जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वहां से इसका बेस पड़ता है, जो बेस है, इट इज अ मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद की जीत होती है, और जब पूंजीवाद की जीत होती है तो अपने हिसाब से मार्केट को चलाना चाहता है, ये अपने हिसाब से चलाता है, इसकी सोच है कि चलाए, और यही बेस है हमारा 1991 में। जब ये जीतता है तो यही हमारा बेस बनता है कि यही से वो सोचता है चलाने के लिए। अब इसको ग्राउंड कहाँ से मिलता है? नीति आयोग। ग्राउंड वहां से मिलता है जब समाजवादी जिस प्रकार से नीति आयोग तो काम कर रही थी, समाजवादी चीजें चल रही थी, लेकिन समाजवाद विकसित करने में लोगों का, उसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। इसके हिसाब से क्या होता है, जो हमारा इसको इस्टेब्लिश करने के लिए योजना आयोग की जो सारी चीजें हैं कि लोगों का विकास होना चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, सबका मतलब कल्याण होना चाहिए, तो उसके लिए चीजें और दिक्कत होती है हमारे पास कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। और जैसे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है, हमारे पास घाटे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये ग्राउंड तैयार करता है किसके लिए? नीति आयोग। जब ये ग्राउंड तैयार करता है नीति आयोग के लिए, तो इससे से इन्फ्लुएंस होके जो अमेरिका और जो पूंजीवादी लोग हैं वो इस पे दबाव डालते हैं, ताकि देखिए इन्होंने कर्ज लिया था, जब कर्ज लिया था तो IMF ने एक शर्त रखी बाद में, ग्राउंड की बात है कि यहाँ पे उनकी सोच है पूंजीवाद में एंट्री करने की, और यहाँ पे वो एक्शन ले रहा है 1991 में। उसी 1991 में जब इसकी ग्राउंड तैयार हो रही है, क्योंकि जो भारत है उसने कर्ज ले लिया, जब कर्ज ज्यादा ले लिया है और उसे और चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या है, दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर सबका विकास करना है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो IMF ऋण कैसे देता है कि जब आप इनको एंट्री करने दें तब हम आपको ऋण देंगे। तो यही सोच क्या होती है, एक्शन में आती है, और एक ग्राउंड बनता है इसके लिए, और एक अंदर आती है। जब अंदर आती है, सरकार के पास तो पैसा रहता नहीं है, ध्यान सुनिएगा सर, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको समाज का विकास करना है, और उसके लिए उसने लोन लिया, जिसके कारण शर्तें रखी गई LPG। और जब LPG हमने बताया क्या है, LPG जब उसके द्वारा पूंजीवादी क्या होते हैं, भारत में एंट्री होते हैं, भारत में उसकी एंट्री होती है, इस हिसाब से इसके ग्राउंड तैयार होते हैं। और क्या होता है, तब यही से एक और चीज का विकास होता है पूंजीवाद की एंट्री के साथ, वो है PPP मॉडल। जब PPP मॉडल क्या होता है, PPP प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। PPP मॉडल की आवश्यकता पड़ी क्योंकि समाज के, सरकार के पास रोड सही करना है, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास जरूरी है, कल्याण जरूरी है समाज में, क्योंकि लोगों ने इसलिए उनको चुना है सरकार को। तो PPP मॉडल इसलिए आया था क्योंकि सरकार के पास विकास तो करना है, लेकिन पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो उसने PPP मॉडल अपने कुछ शेयर को बेचा, या प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बोलते हैं, तो दोनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए दोनों मिलके काम करेंगे। और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे,
सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और ये अपने हिसाब से काम करे और मार्केट शक्तियों को अपने हिसाब से मैनेज करने दे। पहला ये, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास और उसका विकास करना है, क्योंकि अगर दुनिया का विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, रोजगार बढ़ाना है। देश का विकास तभी होगा ना सबके पास रोजगार हो, सब आर्थिक कल्याण से वृद्धि हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए सबसे कैपेबल है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का अधोसंरचना का विकास करते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के रोजगार पैदा करता है। एक तो उसका जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तब, और जब हो जाएगा उसके बाद। आपको पता होगा कि सकारात्मक बाध्यताएं पाई जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सकारात्मक बाध्यताएं का अर्थ ये है कि अगर कोई भी चीज, अगर आप सड़क बना रहे हैं तो अगल बगल बहुत सारी फैक्ट्रियां बनेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स निवेश करेंगे। इसीलिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार ने इस बार बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। क्यों? क्योंकि उसके, और वो क्या करना चाहती है, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहती है, क्योंकि उसके पास पैसा तो अपने पास तो है नहीं विकास करने के लिए, उतना पैसा नहीं है, लेकिन विकास करना है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर को बुलाना चाहती है ताकि इससे देश का विकास हो। कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, लोगों को रोजगार देगा, इससे उनका विकास। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें इसकी आवश्यकता थी, प्राइवेट की आवश्यकता ही थी। बस प्राइवेट का मतलब वही कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या चाहता है कि मार्केट अपने हिसाब से चले, लेकिन योजना आयोग के द्वारा ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योजना आयोग वही काम करेगा जो समाज के लिए भलाई होगी। समाज के लिए मतलब इट मींस समाज के लिए सबसे ज्यादा मुख्य फोकस नहीं करता है। रोजगार से मतलब रोजगार तो देगा है, लेकिन उसके थोड़ा भी हानि नहीं होना चाहिए, समाज को थोड़ी भी हानि नहीं होनी चाहिए। योजना आयोग का अर्थ ये था। वो हर बात पर टोक देता था कि आप त्रिपल मॉडल यहाँ पे नहीं ले सकते, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, सजेशन देता था, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो वो हस्तक्षेप करता। दैट्स व्हाई यहीं पे शुरुआत होती है और यहीं से देखिए नीति आयोग की शुरुआत होती है। और क्या करना है इसका मूल लक्ष्य? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बदल देना चाहता है भारत को, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता है। किस रूप में? आर्थिक शक्ति के रूप में, सामाजिक शक्ति के रूप में। क्योंकि हमने आपको एक फार्मूला दिया है कि इकोनॉमिक इंपावरमेंट लेड टू सोशल इंपावरमेंट। अगर आपके घर पैसा बहुत ज्यादा है तो आपको सामाजिक समाज प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके पास सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी। ये भेदभाव कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा तो देखिए आर्थिक रूप से रहेगा कि आपके पास कम पैसा है तो आपके पास ज्यादा इज्जत होगी, आपके पास कम पैसा है तो कम होगी, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा होगी। ये सोशली इन्फ्लुएंसेस है, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, सब अलग फैक्टर्स में आते हैं कि हो सकता है ना, और इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। और जब आवश्यकता है तो n इक्वल टू आई आवश्यकता ही आविष्कार की जल्दी हमने पहले ही बता दिया है। इस हिसाब से नीति आयोग की स्थापना हुई और इसने 3 प्रकार की चीजें लेके चली। एक्शन प्लान हमने बता दिया, एक्शन प्लान लेके कैसे चली, सप्तवर्षीय प्लान जो रणनीति प्लान है वो कब तक है, और फिर विजन प्लान, और उसी के हिसाब से काम हो रहा है आज भी। योजना आयोग तो दे नहीं सकता था सारी चीजें, सारी छूट तो नहीं दे सकता था, इसीलिए इसके लिए इसको लाया गया। और तर्क ये भी दिया जा रहा है कि लोगों का विकास इससे जो है वो टॉप टू बॉटम बनाता था, अर्थात वो अपने लेवल से बनाता था और फिर वहां से सारी चीजें नीचे तक आती थी, सारी नीतियां नीचे तक आती थी, इसीलिए हम इसे टॉप टू बॉटम बोलते थे। लेकिन जो नीति आयोग है माना जाता है कि बॉटम टॉप तक जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से इन्फ्लुएंस होके और उस ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से नीतियां बनाई जाएगी। और इसका बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और यहीं से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करेंगे तो जो इमिग्रेशन है जो दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में है वो कम हो जाएगा। आपके जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका अच्छा इस्तेमाल होगा, यूज होगा, और हम अपना विकास करेंगे। इसीलिए नीति आयोग को लाया गया। और नीति आयोग देखिए, जब योजना आयोग आपको पैसा आवंटन में आपको रोकती थी, अगर आप प्राइवेट की कोई जरूरत थी जिससे समाज के कल्याण में थोड़ा भी बाधा है उसको हटा देते थे, तुरंत हटा देते थे। लेकिन नीति आयोग क्या है? नीति आयोग केवल देखिए इसमें दिया गया है कि नीति आयोग केवल सोचने का काम करेगी, इसलिए इसे थिंक टैंक बोलते हैं। केवल सोचने का काम करेगी, केवल नियम बताएगी कि आपको ये करना है, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है उसके लिए। वो मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और योजना आयोग फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करती थी अपने हिसाब से, लेकिन इस बार इसमें नीति आयोग ऐसा कुछ नहीं है। नीति आयोग क्या है?
केवल चीजें बताएंगे और जो वित्त मंत्रालय के अंदर इसकी सारी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अर्थात सरकार के हाथ में जो चाहे वो करे। इसीलिए नीति आयोग की, देखिए नीति आयोग की आवश्यकता पड़ी, सारी चीजें होंगी। फिर अगर समाजवाद, अगर कहीं विजय होता है समाजवाद की, सब सारी परिस्थितियां हैं सर, एक दिन में कुछ बनता ही नहीं है, सारी परिस्थितियां, उसी परिस्थितियां बनी, एनवायरमेंट बना, फिर जाके उसका उदय हुआ। 1991 की बात है, आज 2015 तक है। आज भी देखिए सब डिजिटलाइज मिशन है, सारी चीजें सरकार चाहती है भ्रष्टाचार कम हो। इसीलिए देखिए N आई तो करेंसी की जरूरत थी तो करेंसी आई, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डिजिटल नोट्स आ गए, डिजिटल करेंसी आ गई। क्यों आई है? क्योंकि जरूरत है उसकी, बिना जरूरत के तो कुछ आता ही नहीं है, उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? भ्रष्टाचार को कम करना है। अगर कोई भी चीज पैसा भेजा जाता था तो दिक्कत होती थी कि किसके पास भेजे, कोई आदमी नेता था तो अगर कोई टॉप अधिकारी था, अगर उससे कम आया तो उससे कम उसके पास पैसा मिला, उससे कम उसके पास मिला। तो डिजिटलाइज किया जा रहा है। डिजिटलाइज का मतलब ये होता है कि सरकार सीधे पैसा भेजे तो सीधे जो हमारा अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचे। और समावेशी विकास यही तो है कि सबको एक साथ चले, सब लोग का विकास एक साथ, इसी को समावेशी विकास बोलते हैं। इसीलिए सरकार ने नीति आयोग को बनाया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आपको कनेक्ट आप लोगों को हो रहा होगा। 1 जनवरी 2015 से योग आया और वो केवल थिंक टैंक का काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से सरकार नीतियां बनाती है। आई होप आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने आपको पूरा ग्राउंड बताया, बेस बताया, स्पार्क बताया, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो बताया। इस हिसाब से आज भी देखिए उसी के हिसाब से नीतियां बन रही है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी निकम्मी है, बहुत बढ़िया चीजें हैं, उसकी बहुत बढ़िया से वो इन्फ्लुएंस कर रही है, सरकार को बाध्य नहीं कर पा रही है, तो सरकार अपने हिसाब से उसको सोच के राय लेके फिर उसको स्टेबलाइज करती है। टोकन करेंसी जो आ गया है हमारे पास, डिजिटल करेंसी, ये भ्रष्टाचार के लिए सबसे बढ़िया है। हमारे पेड़ देखिए इन्वायरमेंट के लिए भी बढ़िया, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाता है पेड़ पौधों को बचाना भी तो जरूरी है। हमारे पास पारिस्थितिकी नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, बढ़िया पेड़ नहीं रहेगा। तो कागज कैसे बनता है? पेड़ से बनता है। हर एक चीज को हर एक चीज को ये डिजिटलाइज करना चाहते हैं, और इसी डिजिटलाइजेशन के चलते हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा हो। ये हर 5% 10% जो है वन भूमि को, फॉरेस्ट रिजर्व को बढ़ाना चाहती है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उसमें कोई बाधा ना हो। सरकार विकास के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान रख के चलेगी। इसीलिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है। और देखिए, और इसीलिए जो हमारे पास कागज पेपर वर्क था, जो हमारे पास हम लोग पेपर पे लिखते थे, वो सारी चीजें अब शिफ्ट हो रही है डिजिटल की तरफ। डिजिटल नोट्स आ गए हैं, डिजिटल पीपीटी वगैरह सब आ रहे हैं। ये किसके लिए आ रहे हैं? एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि चीजें क्यों हो रही है, चीजें बदल क्यों रही है, सरकारें किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप कनेक्ट कर रहे होंगे। आप कमेंट में जरूर लिखें, तो कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेन मुद्दा समझना है इसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक होगी राष्ट्रीय आय, सरकार क्यों करती है राष्ट्रीय आय की विवेचना वगैरह। कल अब यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक नई धारा चलेगी, उसको कनेक्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।